दोस्तों, स्वागत है आपका डिजिटल इंडिया टेक्निकल सीरीज़ के सेशन 2 में। फर्स्ट वीडियो में हमने देखा था हमारी लर्निंग जर्नी के बारे में और सबसे टॉप पे हमने रखा था क्लाउड के बारे में। जानने से पहले थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं। तो अगर मैं पूछूं कि व्हाट इज़ क्लाउड कंप्यूटिंग, या फिर मैं आपको बताऊं कि क्लाउड क्या है, क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है, टाइप्स ऑफ क्लाउड मॉडल्स क्या हैं, तो शायद आपको थोड़ी सी डिफ़िकल्टीज होगी ये सब सारी चीज़ें समझने में। तो हम स्टार्ट करते हैं कि ये क्लाउड के पीछे की कहानी। तो क्लाउड के पीछे की कहानी शुरू होती है डेटा सेंटर से। डेटा सेंटर को हम क्लाउड का घर बोल सकते हैं। और पहले हम समझ लेते हैं डेटा सेंटर के बारे में। डेटा सेंटर को डिज़ाइन कैसे किया जाता है, डेटा सेंटर डिज़ाइन करने के क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, रैक्स, स्टोरेज, राउटर, फायरवॉल, स्विचेस, पावर, कूलिंग सिस्टम, इन सब के बारे में। फिर हम बात करेंगे कि वहाँ से क्लाउड का पूरा इकोसिस्टम कैसे स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे हमने एक डेटा सेंटर का कुछ पिक्चर हमने इंटरनेट से लिया है। जैसे आप देख सकते हैं, ये एक क्लाउड प्रोवाइडर का डेटा सेंटर है जिसमें कई सारे फ्लोर्स हैं और हर एक फ्लोर्स पे 100 up to 300 ऑफ रैक्स होते हैं, राइट। और इस सारे रैक्स में कई सारे सर्वर्स होते हैं, जैसे ये सर्वर 1, सर्वर 2, सर्वर 3, सर्वर 4 ऐसे। और इसमें फायरवॉल्स होते हैं, इसमें स्विचेस होते हैं, इसमें राउटर्स होते हैं, इसमें पैच पैनल्स होते हैं। ये सारे कंपोनेंट्स कहलाते हैं डेटा सेंटर का। तो इन सब को डिटेल में जानने के लिए चलिए हम एक डेटा सेंटर डिज़ाइन करते हैं। तो डेटा सेंटर डिज़ाइन करने के लिए हमें डेटा सेंटर डिज़ाइन कंपोनेंट्स चाहिए। जैसे आपका घर बनाने के लिए आपको सीमेंट, बालू, सरिया, गिट्टी, ये सब चाहिए। उसके बाद आपको एक आर्किटेक्चर चाहिए, आपके घर का आर्किटेक्चर डिज़ाइन करे। फिर आपको मिस्त्री और लेबर चाहिए जो उस आर्किटेक्चर के हिसाब से आपके घर को बना सके। तो वैसे ही कुछ डेटा सेंटर में भी होता है। आपको रैक्स चाहिए, आपको इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर आईएसपी चाहिए, आपको पैच पैनल चाहिए, आपको एड्ज राउटर चाहिए, आपको फायरवॉल चाहिए, आपको स्विचेस चाहिए, आपको सर्वर्स चाहिए, आपको पावर एंड कूलिंग सिस्टम चाहिए। तो चलिए एक बार देख लेते हैं कि ये कुछ पिक्चर मैंने सारे कंपोनेंट्स के रखे हैं। एक बार देख लेते हैं ये दिखते हैं कैसे हैं और इनका काम क्या है। फिर हम देखेंगे, एक आर्किटेक्चर डिज़ाइन करेंगे कि इन सब को कैसे कनेक्ट करते हैं। कनेक्ट करने के बाद क्लाउड और क्लाउड कंप्यूटिंग का सिस्टम कैसे पिक्चर में आता है। तो हम बात करते हैं सबसे पहले कंपोनेंट की, जिसको हम बोल सकते हैं आईएसपी, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। इसका काम रहता है, जैसे एयरटेल, बीएसएनएल, जियो, इसका काम रहता है हमारे ऑफिस तक या हमारे डेटा सेंटर तक फिजिकल लाइन प्रोवाइड करना, फिजिकल इंटरनेट कनेक्टिविटी देना। तो अगर आपने ब्रॉडबैंड कनेक्शन लिया हुआ है तो वैसे आप समझ सकते हैं, जैसे एक फिजिकल वायर आता है, राउटर से कनेक्ट होता है और उस राउटर का वाईफाई यूज़ करके आप मोबाइल कनेक्ट करते हैं, या फिर उस राउटर में एक ईथरनेट केबल या लैन केबल लगा के आप अपने लैपटॉप से कनेक्ट करते हैं। तो किसी भी डेटा सेंटर के बनाने के लिए मिनिमम कम से कम हमें 2 आईएसपी की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे अगर एक आईएसपी का इंटरनेट डाउन हुआ तो दूसरी आईएसपी से हम इंटरनेट सप्लाई कर सकते हैं अपने डेटा सेंटर को। और इसी पूरे इकोसिस्टम को हम बोलते हैं कि राउटर्स इन हाई अवेलेबिलिटी, ये बोल सकते हैं राउटर इन एच, राउटर्स इन हाई अवेलेबिलिटी। तो ये एक बीजीपी प्रोटोकॉल द्वारा जुड़े होते हैं। कैसे? जैसे आपका समझने के लिए आप ऐसे समझ सकते हैं, जैसे आपका घर में इलेक्ट्रिसिटी है और आपका सोलर पैनल या इन्वर्टर सिस्टम कनेक्टेड रहता है। अगर पावर ऑफ हो जाता है इलेक्ट्रिसिटी का तो इन्वर्टर ऑटोमेटिकली स्विच ओवर हो जाता है और इससे आपको पता भी नहीं चलता कि लाइट गई या लाइट है। इसके बाद नेक्स्ट कंपोनेंट की बात करते हैं, रैक। इसको कहीं ना कहीं आपने देखा ज़रूर होगा कॉलेज या ऑफिस में। इसकी हाइट होती है लगभग 6 से 6.5 फीट और इसमें जो इसके अंदर स्पेस होते हैं इसको स्लॉट्स बोलते हैं। तो अभी जो मॉडर्न रैक आते हैं
वो लगभग 6.2 इंच के होते हैं, 6 फीट 2 इंच के होते हैं, और उसमें 42 स्लॉट्स होते हैं, ऐसे अलग अलग स्लॉट्स। और इसी स्लॉट्स में हम सारे सर्वर्स, स्विचेस, फायरवॉल, इन सबको रखते हैं। चलिए अगली बात करते हैं राउटर की। राउटर ये आपने ज़रूर देखा होगा अपने घर में या फिर कॉलेज में। ये राउटर होता है जहाँ से इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर ये ईथरनेट पोर्ट, वैन पोर्ट होते हैं, वहाँ पे लाके कनेक्ट कर देता है राउटर। अब वो राउटर में कनेक्ट कर देता है और यहाँ से आपका कनेक्टिविटी आपके पीसी में होती है या फिर फायरवॉल में होती है। उसके बाद आता है फायरवॉल। राउटर के बाद हम लगाते हैं फायरवॉल, तो राउटर से एक कनेक्शन आता है आपके फायरवॉल में, और यहाँ से हम आपके फायरवॉल को कनेक्ट कर देते हैं। फायरवॉल के बाद आता है स्विच। स्विच का काम होता है आपके जो सर्वर्स हैं उन सबको कनेक्ट करके रखना। तो फायरवॉल से एक कनेक्शन आता है स्विच में, और उसके बाद स्विच से कनेक्शन रहता है आपके सारे सर्वर में। इसके बाद आता है आपका सर्वर। सर्वर के लिए हमने एक मॉडर्न सर्वर लिया है डेल का, पावर एज R6615। ये 1U रैक सर्वर है, जिसका बेस कॉन्फ़िगरेशन है 24 कोर का है। और इसी सर्वर में हम अपने स्टोरेज और रैम को इंसर्ट करते हैं। आप ये देखिए कुछ स्टोरेज स्लॉट्स बने हुए हैं, डिस्क स्लॉट्स बने हुए हैं, जिसमें हम डिस्क को अटैच कर देते हैं। और इसमें हम कम से कम 30 TB तक का डिस्क अटैच कर सकते हैं अपने ये डेल के पावर एज R6115 में। बट टिपिकली हम 30 तक नहीं रखते हैं, 10 से 15 TB तक रखते हैं एक स्टैंडर्ड डेटा सेंटर डिज़ाइन में। उसके बाद आता है आपका पावर। पावर डेटा सेंटर में हमें ड्यूअल पावर सप्लाई चाहिए। जैसे एक अगर ये टाटा पावर का हो गया कनेक्शन, इलेक्ट्रिक कनेक्शन, तो एक हो गया आपका अडानी पावर का। उसके बाद ये रिकमेंडेड है कि आप ड्यूअल यूपीएस सिस्टम रखें। एक जनरेटर अगर आपका हो गया तो एक यूपीएस सिस्टम या सोलार सिस्टम हो गया, राइट। ये पावर। और ये होता है डेटा सेंटर का कूलिंग सिस्टम डिज़ाइन। तो कूलिंग को हम कुछ इस तरीके से डिज़ाइन करते हैं, अगर हमारे पास मल्टीपल रैक्स हैं तो। अगर आपके पास सिंगल रैक्स है, आप एक ऑफिस, छोटे से ऑफिस के लिए डिज़ाइन करना चाहते हैं, तो आप एक 2 टन का एसी बाई करके उसका टेम्परेचर 15 से 18 डिग्री 15 बाई 12 के कमरे में रख सकते हैं, और वो अपना टेम्परेचर मेंटेन करके रखेगा। तो ये था ओवरऑल डेटा सेंटर कंपोनेंट्स। तो चलिए दोस्तों एक डेटा सेंटर आर्किटेक्चर हम डिज़ाइन करके देख लेते हैं। तो डेटा सेंटर आर्किटेक्चर डिज़ाइन करने के लिए हम टूल्स यूज़ कर रहे हैं draw.io, जिसमें हमने ऑलरेडी लॉगिन करके रखा है। आप अपना जीमेल यूज़ करके यहाँ पे अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। लाइक ऐसे draw.io पे जाइए और यहाँ पे आप एक अकाउंट बना सकते हैं, और आपको लिमिटेड कुछ एक्सेस यहाँ पे मिल जाएगा। तो जैसे मैंने बताया कि कुछ इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर हो गए, तो मान लीजिए एक इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है आपका ये, और वहाँ से एक वायर कनेक्टेड होता है, जो कि आपके आता है सबसे पहले वो वायर आता है आपके पैच पैनल में। तो इस सब को डिस्कस करने से पहले सबसे पहले एक हम रैक ले लेते हैं। मान लीजिए आपका एक 42U रैक हो गया, राइट। थोड़ा सा मैं नीचे ले लेता हूँ, और इसमें ये 42U रैक हो गया मान लीजिए। इस रैक में सबसे पहले होता है आपका पैच पैनल। ये मान लीजिए आपका पैच पैनल हो गया, जहाँ से ये फिजिकल कनेक्शन आके जुड़ा रहता है आपके पैच पैनल में। इसमें कई सारे पोर्ट रहते हैं आपके, बोल सकते हैं कि लेट मी टेक एक एरो ले लेते हैं, बाई डायरेक्शनल बेटर है। हाँ, इसको बोलते हैं पैच पैनल। और मान लीजिए इसको हमने 42 स्लॉट्स होते हैं 42U रैक में, तो इसको हमने 1U में रख दिया। पैच पैनल के बाद हमारा आता है दूसरे नंबर पे राउटर, जिसको हम बोलते हैं एड्ज राउटर। इसको हमने 2U स्लॉट में रख दिया मान लीजिए, राइट। इसको, और ये एक दूसरे से कनेक्टेड होता है। पैच पैनल से एक फिजिकल केबल आती है आपके राउटर के पास में, तो राउटर कुछ इस तरीके का ले लेता हूँ। राउटर के बाद आता है आपका फायरवॉल। फायरवॉल मैंने ले लिया, और फायरवॉल कई डिफरेंट कंपनीज़ के ले सकते हैं, जैसे फोर्टीगेट, सिस्को, पालो आल्टो, ये सारे फायरवॉल्स हम ले सकते हैं।
फायरवॉल्स को मैं थोड़ा रेड कलर में ले लेता हूँ, राइट। फायरवॉल, तो यहाँ से एक पोर्ट रहते हैं इन दोनों में, राउटर और फायरवॉल के बीच में, तो इसकी कनेक्टिविटी कुछ ऐसे होती है, लाइक यहाँ से यहाँ पे ये जुड़ा होता है कुछ इस तरीके से। फायरवॉल के बाद आ गया आपका स्विचेस। स्विचेस को हम ग्रीन में ले लेते हैं। स्विचेस मान लीजिए हमने डेल के स्विचेस यूज़ करते हैं, एचपी के स्विचेस, सो अलग अलग कंपनीज के स्विचेस आते हैं। तो फायरवॉल से एक फिजिकल वायर आता है आपके स्विचेस तक। स्विचेस के बाद आता है आपके सर्वर्स। ये हो गए आपके सर्वर्स। सर्वर में आपके मल्टीपल सर्वर्स हो गए, राइट, कई सारे सर्वर्स। तो ये स्विचेस के साथ में ये सारे सर्वर कनेक्टेड होते हैं। कुछ इस तरीके से हम ले सकते हैं, जैसे यहाँ से कनेक्टिविटी मैं यहाँ पे कर दिया, राइट। चलिए मैं यहाँ पे कर दे रहा हूँ स्विचेस की कनेक्टिविटी कुछ इस तरीके से, राइट। इसकी कनेक्टिविटी भी कर देता हूँ। ये बाई डायरेक्शनल ही होते हैं ऑब्वियसली, तो राइट कुछ इस तरीके से कनेक्टेड होते हैं। और ये भी आपस में कनेक्टेड होते हैं सर्वर, अगर हमें रिक्वायर्ड है तो हम किस टाइप का क्लाउड बिल्ड करना चाहते हैं। ये हो गए हमारे सर्वर्स। चलिए मान लीजिए ये हमारा 24 कोर का एक सर्वर हो गया, फिजिकल 24 कोर्स का एक हमारा फिजिकल सर्वर हो गया, डेडिकेटेड बॉक्स। इसको हम लेट मी टेक दिस येलो कलर में, ठीक है। और ये भी हमारा सर्वर हो गया। तो आप देख सकते हैं कि ओवरऑल एक रैक का सेटअप कैसे किया जाता है। और इसके नीचे आता है आपका जो और स्पेस, और इसको हमने मान लीजिए इसको 3U में डाल दिया फायरवॉल को। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा इसको हमने 3U में डाल देते हैं, इसको हम 4U में डाल सकते हैं, राइट। इसको हम 5U में डाल सकते हैं, इसको हम 6U में डाल सकते हैं। और ऐसे कई सारे सर्वर्स लगे होते हैं आपके, 10 से 12 15 सर्वर लगे होते हैं आपके एक रैक में। इसके नीचे हम कुछ स्लॉट्स रहते हैं जिसको हम अपना यूपीएस सिस्टम रहता है, हमारा पावर सिस्टम रहता है, इसी में नीचे एकदम रहता है, राइट। तो ये एक आप देख सकते हैं ओवरऑल एक डेटा सेंटर आर्किटेक्चर, किसी रैक का आर्किटेक्चर, और किसी रैक को हम सेटअप कैसे करते हैं। तो इसको हमने एक बेहतर तरीके से डिज़ाइन किया हुआ है। चलिए उसमें चलते हैं, ये रैक सेटअप, जिसमें हमने कुछ एक्चुअल पिक्चर को यूज़ किया हुआ है। आप देख सकते हैं इसमें है हमारा पैच पैनल कुछ इस तरीके का दिखता है, हमारा एज राउटर कुछ ऐसे रहता है, फायरवॉल, ये हमारा स्विचेस हो गए, और ये सारे हमारे सर्वर हैं जो सारे स्विचेस से कनेक्टेड है। और हमने एक जियो से कनेक्टिविटी ली हुई है, फाइबर या कॉपर लाइन, जो हमारा पैच पैनल पे टर्मिनेट हुआ है। तो ये है ओवरऑल एक अगर आप एक ऑफिस में डेटा सेंटर छोटा सा बनाना चाहते हैं तो कुछ इस टाइप का आपका सेटअप दिखेगा। और ये इसी डेटा सेंटर को हम क्या कर सकते हैं, जो आपका डेटा सेंटर होता है ये मल्टीपल 1000 ऑफ रैक्स डेटा सेंटर में होते हैं आपके, राइट। कुछ लॉजिकल वे में अरेंज किया जाता है, जैसे ये आप यहाँ पे ले लो। तो ऐसे कुछ रैक्स जो हैं सेटअप किए जाते हैं एक पूरी बिल्डिंग के अंदर अलग अलग फ्लोर्स पे, जैसा कि आप ये डायग्राम में देख सकते हैं, राइट। आई होप कि आपको ये कंसेप्ट अभी समझ में आ गया होगा, और रैक का, सर्वर का, डेटा सेंटर का। तो ओवरऑल डेटा सेंटर में होता क्या है, उसकी डिज़ाइन कैसे करते हैं। और एक अच्छा डेटा सेंटर बनाने के लिए मैंने एक और आर्किटेक्चर तैयार किया हुआ है, जिसमें हमने इसको और डिटेल में किया हुआ है। लाइक मल्टीपल आईएसपी हैं जिस पे हमने मल्टीपल राउटर लिया है हाई अवेलेबिलिटी के लिए, जो कि एक बीजीपी प्रोटोकॉल से कनेक्टेड रहते हैं। जैसे अगर एक फेल हुआ तो दूसरा रिप्लेस करेगा। उसके बाद हमने मल्टीपल फायरवॉल्स लिया हुआ है, सेम कंसेप्ट हाई अवेलेबिलिटी के लिए। उसके बाद हमने मल्टीपल स्विचेस लिए हैं, और इसके बाद ये स्विचेस एक मास्टर स्विचेस से कनेक्टेड होता है। फिर हमने लिए हैं कई सारे सर्वर्स। तो अब बात आती है कि आई होप कि
ये तो आपको आर्किटेक्चर, डेटा सेंटर आर्किटेक्चर का समझ में आ गया। अब बात आती है कि व्हाट इज़ क्लाउड, व्हाट इज़ क्लाउड कंप्यूटिंग। तो अगर हम बात करें दोस्तों क्लाउड की, तो क्लाउड को हम ऐसे समझ सकते हैं कि क्लाउड इज़ समथिंग जहाँ पे आपको रिसोर्सेज जैसे सर्वर, स्टोरेज पब्लिकली अवेलेबल है, जिसको आप एक्सेस कर पाएँ किसी डेटा सेंटर से रेंट के ज़रिए, या मंथली कास्ट दे दें या आवरली कास्ट दे के आप उसको रेंट कर सकें। तो जैसे मैंने बात किया था कि क्लाउड की जर्नी स्टार्ट होती है डेटा सेंटर से। तो जो डेटा सेंटर थे पहले हुआ क्या, जैसे अमेज़ोन था, क्लाउड का अमेज़ोन ने मेन स्टार्ट किया था। तो अमेज़ोन ने क्या किया था कि जब उसने अपनी वेबसाइट्स लॉन्च की थी तो ऐसे बहुत सारे सर्वर उसने बना के रखे थे। फिर क्या हुआ कि वेबसाइट्स कभी यूज़र्स अप्स एंड डाउन, कभी यूज़र्स अप्स एंड डाउन्स होने लगे। तो वहाँ के कुछ इंजीनियरों ने सोचा कि ये जो सर्वर हमने ऑलरेडी इतने परचेस करके रखा है, क्यों ना इसको हम रेंट पे देना शुरू कर दें, जिसको ऑनलाइन एक्सेस कर लें लोग, यूज़र ऑनलाइन यूज़र एक्सेस कर सकें इन सर्वर को, जिससे लोगों को पूरा डेटा सेंटर सेटअप करने में जो कॉस्टिंग आती है लगभग 18 से 20 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट होता है एक रैक सेटअप करने में। तो उतना सेटअप करने के बजाय हम उनको मंथली 20,000, 25,000, 30,000 रेंट पे दे दें सर्वर, जिससे उनको इतना अपफ्रंट इन्वेस्टमेंट ना करना पड़े। तो यहीं से क्लाउड का कंसेप्ट ओवरऑल बॉर्न होता है। तो फिर अमेज़ोन ने क्या किया कि बोला कि हम ऑलरेडी डेटा सेंटर बनाए हैं, तो आप क्या करो, जैसे मान लीजिए एक मैंने यूज़र ले लिया, मैं यहाँ पे मैं हो गया, और मुझे ज़रूरत है कुछ एक सर्वर की जो 24 कोर का हो, 24 कोर का सर्वर हो, और मुझे चाहिए कुछ 2 TB रैम चाहिए, और मुझे कुछ चाहिए 10 TB स्टोरेज। तो मैं क्या करूँगा, इन सबको बनाने में, सेटअप करने में मुझे 20 से 25 लाख रुपए लग जाएगा। प्लस इसके साथ मुझे कुछ इंजीनियर्स रखने होंगे अपने ऑफिस में जो इन सर्वर को मेंटेन करें, इलेक्ट्रिक का बिल, इंटरनेट का बिल, तो काफ़ी एक्सपेंसेस हो जाते हैं। तो इससे अच्छा क्या करूँगा, मैंने देखा कि अमेज़ोन जो है कि रेंट पे सर्वर देता है, तो मैं अमेज़ोन के पास जाऊँगा। ये मान लीजिए अमेज़ोन की वेबसाइट्स हो गई, AWS, अमेज़ोन को जिसको अभी हम लोग क्लाउड वाला वर्जन AWS बोलते हैं, ये अमेज़ोन की वेबसाइट्स हो गई। अब ये क्या बोल रहा है कि आप हमारे वेबसाइट्स पे आओ, KYC कंप्लीट करो, उसके बाद आप कौन सा सर्वर लेना है हमारे डेटा सेंटर से, आप वो सर्वर लॉन्च करो, और उस सर्वर का क्रेडेंशियल हम आपको ईमेल के ज़रिए आपको भेज देंगे। राइट, ऐसे ये ईमेल के ज़रिए बोल रहा है हम आपको क्रेडेंशियल भेज देंगे। तो जैसे आप एनीडेस्क वगैरह या एनीडेस्क वगैरह कनेक्ट करते हैं, राइट, तो रिमोट ले लेते हैं सर्वर, तो रिमोटली आप उस सर्वर को कनेक्ट कर सकते हैं यूज़र ID पासवर्ड के ज़रिए। राइट, तो ये जो फैसिलिटीज़ अवेलेबल है सर्वर को रेंट पे लेना, इसी को हम बोलते हैं क्लाउड। मतलब कि एक्सेसिंग रिसोर्सेज ओवर द इंटरनेट। राइट, एक्सेसिंग रिसोर्सेज ओवर द इंटरनेट। मैं इसको इंटरनेट से ये जोड़ देता हूँ, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं क्लाउड। और उस रिसोर्सेज का यूज़ करके, जैसे इसमें आप कुछ एप्लीकेशन डिप्लॉय करोगे, कुछ गेम चलाओगे, तो इसमें अगर आप एप्लीकेशन गेम चला रहे हो, रन कर रहा है और पब्लिकली एक्सेसिबल है या नहीं एक्सेसिबल है, कोई बात नहीं, तो इसी को बोलते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग। मतलब कि उस क्लाउड रिसोर्सेज का यूज़ करके कुछ एप्लीकेशन को डिप्लॉय करना, अपने यूज़ में लेना, ये ओवरऑल प्रोसेस कहलाता है क्लाउड कंप्यूटिंग। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया क्लाउड क्या है, कि जो रिसोर्सेज अवेलेबल हैं पब्लिकली, प्राइवेटली, हम जिसको किसी प्रोवाइडर के द्वारा वहाँ पे अपना KYC वेरिफिकेशन करके उसको रेंट पे ले सकते हैं, वो कहलाता है क्लाउड। और रेंट पे लेने के बाद अगर हम उसको यूज़ कर रहे हैं, अपने काम में ला रहे हैं उस रिसोर्सेज को वो बोलता है कंप्यूटिंग। तो ओवरऑल कहलाता है क्लाउड कंप्यूटिंग। अब बात करते हैं कि चलिए, एक मैंने डेडिकेटेड रिसोर्सेज ले लिया था 24 कोर का, तो मान लीजिए इसका डेटा सेंटर में कहाँ है रिसोर्सेज, वो रिसोर्सेज यहाँ पे रखा हुआ है। आप अगर देखोगे जो हमने रिसोर्सेज रेंट पे लिया था वो अमेज़ोन के डेटा सेंटर यहाँ पे है। तो मान लीजिए ये रिसोर्सेज था, इसको हमने रेंट पे ले लिया। अब इसी को बोलते हैं डेडिकेटेड, क्योंकि इसका जो 24 कोर था हमने पूरा का पूरा एक बॉक्स ही, मशीन ही पूरा रेंट पे ले लिया। राइट, इसी को बोलते हैं हम डेडिकेटेड या प्राइवेट क्लाउड। मतलब कि ये बॉक्स में, इस बॉक्स में जितने कोर थे सारे कोर को हमने रेंट पे ले लिया, मतलब ये प्राइवेट हो गया मेरे लिए, और कोई इसको एक्सेस नहीं कर पाएगा, ये पूरा का पूरा मेरे लिए है। ये कहलाता है प्राइवेट क्लाउड, इसी को बोलते हैं हम प्राइवेट क्लाउड।
अब बात होती है कि मेरी दूसरी रिक्वायरमेंट है, जैसे मुझे एक मैंने और एप्लीकेशन बनाया जिसमें मुझे चाहिए, मान लीजिए कुछ एक और मैंने एप्लीकेशन बनाया, 6 कोर चाहिए और मुझे कुछ 64 GB रैम चाहिए मान लीजिए, राइट। 64 GB रैम की चाहिए और प्रोसेसर मुझे 6 कोर का चाहिए, मेरा दूसरा रिक्वायरमेंट आया। तो अभी क्या था, हमने देखा था कि माइक्रो AWS या माइक्रोसॉफ्ट ने ये जो दिया था, या AWS या माइक्रोसॉफ्ट, हम दोनों ले लेते हैं। अब इसने देखा कि ठीक है, मुझे 6 कोर की आवश्यकता है, तो अब मैं क्या करूँगा इस केस में। तो मैंने देखा इनके पास तो 24 कोर का है, तो अब मैं क्या करूँगा। क्या करता है फिर ये क्लाउड प्रोवाइडर अपने डेटा सेंटर में एक बड़े सर्वर को, एक सॉफ्टवेयर यूज़ करता है माइक्रोसॉफ्ट का या फिर VMware का, जिसको बोलते हैं हाइपरवाइज़र। ये बड़े सर्वर को छोटे छोटे लॉजिकल सर्वर में डिवाइड कर देता है, जैसे ये उसी को बोलते हैं वर्चुअल मशीन। अगर मैं लॉजिकल की बात करूं, तो जैसे आपने आपके लैपटॉप या कंप्यूटर में C ड्राइव D ड्राइव देखे होंगे। जो C ड्राइव D ड्राइव है बेसिकली वो पार्टीशन किया हुआ है, मतलब उसको लॉजिकली डिवाइड किया हुआ है। बट अगर आप डिस्क निकालोगे अपने कंप्यूटर या लैपटॉप का, वो एक ही डिस्क है, एक ही जैसे ये डिस्क है, राइट, ये एक ही डिस्क है। बट इसी डिस्क में हमने C ड्राइव D ड्राइव बना हुआ है। तो वो जो बनाने की प्रक्रिया है या फिर जो लॉजिकल सेपरेशन है, उसी को हम बोलते हैं वर्चुअलाइजेशन, राइट। तो ऐसे ही बड़े सर्वर को हमने बड़े सर्वर को हाइपर वी सॉफ्टवेयर माइक्रोसॉफ्ट का, ऐसे बोल सकते हैं, हाइपर वी हाइपर वी सॉफ्टवेयर, इसी को बोलते हैं हम वर्चुअलाइजेशन सॉफ्टवेयर। हाइपर वी सॉफ्टवेयर यूज़ करके बड़े सर्वर को छोटे छोटे बॉक्स में डिवाइड कर दिया, और एक बॉक्स का साइज़ हमने बना दिया 6 कोर 64 GB रैम। तो फिर क्या बोलेगा माइक्रोसॉफ्ट AWS, ठीक है आपको दूसरा रिक्वायरमेंट है। आपने बोला हाँ, बोलेगा कोई बात नहीं, आपको दूसरा रिक्वायरमेंट है, आप एक काम करो, आप जो है फिर से अगर आपका अकाउंट बना हुआ है तो ठीक है, नहीं बना हुआ है तो आप काम करो, फिर से एक अकाउंट बनाओ, या आपका ऑलरेडी अगर अकाउंट बना हुआ है वहाँ से आप हमारा लॉजिकल सर्वर लॉन्च कर लो या VM लॉन्च कर लो डायरेक्ट। ये VM आप लॉन्च कर लो, ये यूज़र है, राइट, जैसे मैंने बताया। यहाँ से आप हमारा ये VM लॉन्च कर लो, और आप हमें आवर्ली पे करो, आपको मंथली पे करने की ज़रूरत नहीं है, राइट। आप हमें आवर्ली पे करो। तो इसी को बोलते हैं हम वर्चुअल मशीन। या फिर जब हम उसके VMs को लॉन्च करते हैं या VM को एक्सेस करके अपने काम में लाते हैं उसके सर्वर को, इसको बोलते हैं हम पब्लिक क्लाउड। पब्लिक क्लाउड कैसे, क्योंकि हमने सिर्फ एक VM लिया हुआ है, इसने और भी VM बना के रखे हुए हैं। तो जैसे मान लीजिए कोई दूसरी कंपनी का बंदा है, बोलता है कि मुझे भी 6 कोर और 64 GB रैम चाहिए, तो ये क्या बोलेगा, ठीक है आपको चाहिए तो आप भी क्या करो, एक अकाउंट बनाओ। ये बोल रहा है कि मुझे भी चाहिए ये, तो ये क्या बोलेगा, ठीक है आप भी हमारे वेबसाइट पे आओ, अकाउंट बनाओ। अकाउंट बनाने के बाद आप भी अपने अकाउंट से एक VM लॉन्च कर लो, राइट। बोलेगा आप एक VM लॉन्च कर लो अपने साइट से। और वो भी जैसे ही VM लॉन्च करेगा, इस VM का क्रेडेंशियल AWS या माइक्रोसॉफ्ट उसके ईमेल पे वगैरह उसको रिसीव हो जाएगा क्रेडेंशियल, या इसी अकाउंट पोर्टल में दिख जाएगा वेबसाइट में ही, जब वो उस वेबसाइट के अंदर जाएगा उसी के अंदर उसको दिख जाएगा। तो आप देखोगे एक सर्वर के जो छोटे छोटे VM लॉजिकल VM बने हुए हैं वर्चुअल मशीन, उसको एक कंपनी वाला ये यूज़ कर रहा है, ये दूसरी कंपनी वाला, मतलब एक सर्वर के अंदर पार्टीशन करके हम छोटे छोटे वर्चुअल मशीन बना के कई लोग यूज़ करते हैं। तो इसको बोलते हैं हम लोग पब्लिक क्लाउड, या फिर ये जो पूरा का पूरा मॉडल है इसी को बोलते हैं पब्लिक क्लाउड। पब्लिक क्लाउड, राइट। तो आई होप आपको ये भी समझ में आ हो गया। अब क्या हो गया कि मान लीजिए एक बैंक हो गया, तो बैंक का मैं कुछ सिंबल ले लेता हूँ। अब ये बैंक हो गया। अब ये बैंक बोल रहा है कि मैंने तो खुद का अपना डेटा सेंटर एक डिज़ाइन करके रखा हुआ है। तो मैंने बोला ठीक है, मान लीजिए बैंक ने एक डेटा सेंटर अपना बना के रखा हुआ है, जैसे ये हमने पूरा रैक सेटअप वगैरह करके रखा है। एग्जाम्पल के लिए चलिए एक हम कॉपी कर लेते हैं, इसको हम कॉपी कर लेते हैं, या फिर लेट्स कॉपी। ये देखो,
तो बैंक ने, मान लीजिए मैं बैंक का फिर से लोगो ले लेता हूँ, यहाँ पे है, मान लीजिए बैंक। तो बैंक ने बोला कि मेरे पास ऑलरेडी मेरा खुद का सर्वर है, लेकिन मैं इस सर्वर पे अपना प्राइवेट डेटा रखना चाहता हूँ। बट जो मेरा अप्लीकेशंस है, जैसे जहाँ पे किसी को लोन अप्लाई करना है, या किसी को सपोर्ट वाला क्वेरीज, किसी को ईएमआई कैलकुलेट करनी है, लॉगिन करनी है, वो सब सारी चीज़ें क्योंकि मेरे लिए कास्टली पड़ रहा है, तो मैं चाहता हूँ कि वो मैं पब्लिक क्लाउड पे रखूँ। तो AWS या माइक्रोसॉफ्ट बोलेगा ठीक है, आपको भी रिक्वायर्ड है, आपको क्या चाहिए? वो बोल रहा है मुझे भी एक 6 कोर का सर्वर चाहिए, ऐसे कुछ 6 कोर मेरे लिए एक वेबसाइट के लिए इतना बहुत है, या मुझे 2 सर्वर चाहिए, एक मैं वेबसाइट्स के लिए, एक मैं सपोर्ट वाला सॉफ्टवेयर डाल के रखूँगा, एक मैं अपना एम्प्लॉय के लिए ERP सिस्टम रखूँगा, तो मुझे 4-5 VM चाहिए। तो ये क्या बोलेगा AWS या माइक्रोसॉफ्ट, ठीक है आपको चाहिए तो आप क्या करो, आप भी एक अकाउंट क्रिएट कर लो, हमारे वेबसाइट पे आओ, एक अकाउंट क्रिएट करो। आप अकाउंट क्रिएट करके इसी अकाउंट से आप एक हमारे सर्वर्स को लॉन्च कर सकते हो। तो आपको VM चाहिए, ठीक है आप ये VM लॉन्च कर लो, एक दूसरा VM, आपको दूसरा VM चाहिए, ठीक है आप ये दूसरा VM लॉन्च कर लो, राइट। कुछ ऐसे कर देते हैं हम, आप ये दूसरा VM लॉन्च कर लो, राइट। इसको हम कुछ बाहर ले लेते हैं थोड़ा, ऐसे लॉन्च कर लो। तो ये तो आप देख रहे हो कि ये बैंक भी यूज़ कर रहा है कुछ VMs एक ही सर्वर के। देखिए कंपनी A यूज़ कर रही है, दूसरी कंपनी यूज़ कर रही है, और बैंक खुद का डेटा सेंटर है, साथ में वो कुछ VMs यूज़ कर रही है अलग अलग पर्पज़ के लिए, जैसे कुछ वेबसाइट होस्ट करने के लिए, अपना CRM वगैरह होस्ट, ERP या CRM जैसे एप्लीकेशन को चलाने के लिए, या फिर सपोर्ट का एक सॉफ्टवेयर है उसका, उसके लिए, या फिर लोन अप्लाई करने के लिए एक अलग सॉफ्टवेयर बनाया है, उसको इसने इस सर्वर में डाल के रखा है, राइट। तो ये तो बैंक यूज़ कर रही है, एक तो ये अपना खुद का सर्वर यूज़ कर रही है, दूसरा एक जो क्लाउड प्रोवाइडर है उसका सर्वर यूज़ कर रही है। तो इसी को हम बोलते हैं हाइब्रिड, इसी को हम बोलते हैं क्या, हाइब्रिड क्लाउड। इसी को बोलते हैं हम हाइब्रिड क्लाउड। तो आई होप कि अब आपको पब्लिक क्लाउड, प्राइवेट क्लाउड, हाइब्रिड क्लाउड क्या हो गया। और बैंक के लिए ये जो सेटअप है ये इसका प्राइवेट क्लाउड कहलाएगा, क्योंकि इसको सिर्फ बैंक ही यूज़ कर रहा है, राइट। और क्योंकि इस क्लाउड प्रोवाइडर को या इस डेटा सेंटर को कई लोग यूज़ कर रहे हैं, तो इसलिए एक पब्लिक क्लाउड प्रोवाइडर कहलाएगा, एक डेटा सेंटर ओवरऑल कहलाता है, राइट। तो आपको आई होप कि ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, पब्लिक क्लाउड, प्राइवेट क्लाउड, हाइब्रिड क्लाउड। अब बात आती है क्लाउड मॉडल्स, क्लाउड के कितने मॉडल्स होते हैं। तो बेसिकली दोस्तों ये आर्किटेक्चर जो हमने डिज़ाइन किया था, राइट, उसके बाद ये एक इंटरप्राइज डेटा कनेक्टिविटी का आर्किटेक्चर जो हमने अभी डिस्कस किया, उसके बाद आता है कि क्लाउड मॉडल, क्लाउड के कितने मॉडल्स होते हैं। तो क्लाउड के 3 मॉडल होते हैं बेसिकली। पहला मॉडल होता है इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस, इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस, राइट, ये पहला मॉडल है। दूसरा होता है प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस, तीसरा होता है सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। तो इन सबको समझ लेते हैं दोस्तों। तो अगर आप अभी एग्जाम्पल की बात करें जो हम यहाँ पे कर रहे हैं, तो यहाँ पे ये जो सारे ले रहे हैं सर्वर लॉन्च कर रहे हैं, इसी को बोलते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर। तो अगर हम इसको एज ए इंफ्रास्ट्रक्चर यूज़ कर पा रहे हैं तो यही कहलाता है हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस। मतलब कि जो क्लाउड सर्विस है, क्लाउड प्रोवाइडर आपको एक इंफ्रा प्रोवाइड कर रहा है एज ए सर्विस, मतलब कि आप इंफ्रा को एज अ सर्विस यूज़ कर सकते हैं। अकाउंट पे आइए, वेबसाइट पे आइए, अकाउंट बनाइए, आप सर्वर लॉन्च कर दीजिए, इसी को बोलते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। दूसरा होता है प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। प्लेटफॉर्म एज इसमें क्या होगा कि ये जो सर्वर लॉन्च करेंगे इसके अंदर OS एप्लीकेशन डालना वो सब आपकी जिम्मेदारी होगी, वो सब मैनेजमेंट आपका काम होगा। माइक्रोसॉफ्ट का या फिर AWS का काम क्या होगा, ये सर्वर को, डेटा सेंटर को स्टेबल रखना, किसी टाइप की फेलियर्स ना हो, एक दूसरे का VM एक्सेसिबल ना हो, ये सब काम उसका रहता है। बट इसके अंदर, सर्वर के अंदर जो एप्लीकेशन चल रहा है, जो OS है, वो आपका जिम्मेदारी होती है। बट ये कहलाता है इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस। बस जब प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस की बात करते हैं
तो यहीं पे माइक्रोसॉफ्ट क्या बोलता है, ठीक है हम आपको एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं जहाँ पे आप एक अपना डायरेक्ट एप्लीकेशन इंस्टॉल करके रन कीजिए, आपको ओएस वगैरह ऑपरेटिंग सिस्टम इन सबको मैनेज करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो ऐसे ही प्लेटफॉर्म माइक्रोसॉफ्ट और AWS प्रोवाइड करते हैं जहाँ पे सिर्फ आपको अपना एप्लीकेशन रन कर लीजिए, उसको बोलते हैं हम लोग प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस। तो अगर एग्जांपल के तौर पे देखोगे, जैसे आप ले लो कि आप लिस्टिंग करते हो अमेज़ोन फ्लिपकार्ट का, राइट, जहाँ पे अगर आप एक ई कॉमर्स वेबसाइट बनाए हुए हैं अपना और आप चाहते हैं आपको कुछ ऑनलाइन बेचना, आप क्या करोगे, अमेज़ोन ई कॉमर्स, अमेज़ोन फ्लिपकार्ट का प्लेटफॉर्म यूज़ करोगे। वहाँ पे आप डायरेक्ट जाके अपनी प्रोडक्ट की लिस्टिंग कर दोगे और आपका लाइक जो बायर्स हैं वो ऑनलाइन बाई करेंगे और आप सप्लाई करोगे। मतलब आप प्लेटफॉर्म तो उसके पीछे जब आप लिस्टिंग कर दोगे अपने प्रोडक्ट सारे डाल दोगे तो उसको सर्वर और स्टोरेज पे ही जाते हैं वो सारे प्रोडक्ट। तो वो सारे सर्वर स्टोरेज मेंटेनेंस सबकी जिम्मेदारी अमेज़ोन या फ्लिपकार्ट करता है। तो उसको आप एक प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस की तरह समझ सकते हैं। सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस का मतलब कि किसी कंपनी से आप डायरेक्ट सॉफ्टवेयर यूज़ करें, जैसे आप जीमेल यूज़ करते हैं गूगल से, आउटलुक यूज़ करते हैं माइक्रोसॉफ्ट से, ये डायरेक्ट एक सर्विस है, एक सॉफ्टवेयर है जिसको आप एज ए सर्विस समझ रहे हैं। तो ये हो गया सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस का बेस्ट एग्जांपल। तो मुझे आई होप कि अब ये क्लियर हो गया होगा कि सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस, प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस होता क्या है। यही है क्लाउड के 3 मॉडल्स। और टाइप्स ऑफ क्लाउड, टाइप्स ऑफ क्लाउड मैंने बताया, पब्लिक क्लाउड जो शेयर्ड इंफ्रा ओवर इंटरनेट, जो कि मैंने यहाँ पे दिखाया कि कैसे ये जो शेयर्ड इंफ्रा है, शेयर्ड सर्वर को बैंक भी यूज़ कर रहा है, कंपनी ए भी यूज़ कर रहा है, कंपनी बी, कैसे अलग अलग वर्चुअल मशीन के जरिए, राइट। इसी को बोलते हैं हम लोग पब्लिक क्लाउड, राइट, या शेयर्ड। प्राइवेट क्लाउड मतलब डेडिकेटेड इंफ्रा फॉर वन ऑर्गेनाइजेशन, चाहे आपका ऑफिस में हो या पब्लिक में होस्टेड हो। जैसे यहाँ पे देखा, एक पूरा का पूरा सर्वर ये कंपनी वाला जो था, ये एक पूरा सर्वर अकेले ही 24 कोर का 2 TB रैम और 10 TB स्टोरेज अकेले यूज़ कर रहा है, मतलब इसमें कोई शेयर्ड नहीं है। इसको बोलते हैं प्राइवेट क्लाउड। या फिर हम बैंक का देख लें, ये बैंक का पूरा डेटा सेंटर सेटअप ही ये पूरा का पूरा कहलाएगा इसका प्राइवेट क्लाउड। उसके बाद बात करते हैं हाइब्रिड क्लाउड की। जैसे मैंने देखा, बैंक का एक खुद का प्राइवेट क्लाउड है, बट ये कुछ वर्चुअल मशीन्स, मतलब कि शेयर्ड सर्वर यूज़ कर रहा है यहाँ से अमेज़ोन या माइक्रोसॉफ्ट का। तो इस पूरे सेटअप को बोलते हैं हाइब्रिड क्लाउड, राइट। उसके बाद हाइब्रिड क्लाउड बोलते हैं। उसके बाद आता है मल्टी क्लाउड। जैसे ये बोल रहा है कि बैंक वाला, चलो मैंने कुछ AWS से ले लिया और कुछ VM इसने मान लीजिए माइक्रोसॉफ्ट से ले लिया, तो वो जो VM वो माइक्रोसॉफ्ट से लेगा। जैसे मान लीजिए एक और प्रोवाइडर है आपका माइक्रोसॉफ्ट, तो वहाँ से VM वो ले लिया, मतलब एक से ज़्यादा क्लाउड प्रोवाइडर को यूज़ करना आपको कहलाता है मल्टी क्लाउड, राइट। यूजिंग मल्टीपल पब्लिक क्लाउड एट द सेम टाइम्स, उसी को बोलते हैं हम मल्टी क्लाउड। तो दोस्तों आई होप कि आपको डेटा सेंटर कंसेप्ट, डेटा सेंटर डिज़ाइन कैसे करते हैं, टाइप्स ऑफ द क्लाउड, प्राइवेट क्लाउड, हाइब्रिड क्लाउड, मल्टी क्लाउड, ये सारी कंसेप्ट आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगी। अब हम अगली वीडियो में बात करेंगे वर्चुअल मशीन्स। तो वर्चुअल मशीन्स की अगर हम बात करेंगे तो वो होगा हमारा अजोर वर्चुअल मशीन्स, या फिर माइक्रोसॉफ्ट के बारे में हम बात करेंगे। क्योंकि ये जो क्लाउड प्रोवाइडर हम चूज़ कर रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट इसलिए क्योंकि आप ऑलरेडी विंडोज़ वगैरह यूज़ करते आ रहे हैं, लाइक विंडोज़ OS आपके लैपटॉप्स वगैरह में है। तो हम माइक्रोसॉफ्ट क्लाउड की बात करेंगे फ्रॉम नेक्स्ट वीडियो। ठीक है, तब तक मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। Don't forget to like and subscribe.